जनाब आपको तो मैं रंगबाज तो पूरे दिन ना कहूँ। मैंने इनको छेड़छाड़ की जाके, मैं इनके सामने मैं कहा ईडी साहब मुबारक हो, फिर माशाल्लाह बच्ची अपने घर पहुंच गई है। जो है वो अपने घर आ चुकी है और अपने घर आकर सबसे पहले उसने किस एंकर को कॉल की, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वो खुद जो है लड़कियों औरतों का कारोबार करती है। उन्होंने कहा इसने लड़की का कारोबार करना था, ये औरतों को प्रमोट। जो औरत खुद 5 मर्दों में बगैर दुपट्टे के बैठती है, बगैर हर अपना माल सामान जो भी इसका है वो दिखाती है, तो वो क्या किसी औरत को प्रोटेक्ट करेगी। कईयों ने आपको पता लाहौरी कहाँ बात आते हैं, कईयों ने उसको लच्छो बांदरी बोला, कईयों ने इसको एक पर वाली चिड़िया बोली। आपको पता है लाहौरी जुगते लगाने में तो वैसे ही बड़े माहिर हैं। तो मैंने जब लोगों से पूछा ना कि मैडम जुनैरा साहबा के बारे में कुछ बोले, तो यकीन माने लोगों ने गालियां निकाली। अभी मैंने गालियां इसमें लगाई नहीं थी, उसके उन्होंने ऐसा मुझे कहा। आपको पता है कि मैं शक्ल से शरीफ लगता हूँ नहीं। मैंने उनको 4 सवाल इनकी मर्जी के लिख के दिए और 3 सवाल मैंने अपनी मर्जी के अपने दिल में रखे। बताया दुबई से मैं आपके लिए क्या चीज भेजूं। मैंने उन्हें कहा बहनों की दुआएं लगती हैं, बस आप दुआएं भेजें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे यहाँ पे हर चीज़ मुझे अता फरमा देगा। मेरी एक आदत है, ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो, जब कोई बदतमीजी करता फिर मैं नहीं देखता कि बंदा कौन है कौन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन दुआ ज़ारा जो है वो अपने घर आ चुकी है और अपने घर आकर सबसे पहले उसने किस एंकर को कॉल की, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ इर्तिज़ा भट्ट हैं। सबसे पहले उन्होंने इर्तिज़ा भट्ट से रब्ता किया और शुक्रिया अदा किया। इर्तिज़ा भट्ट वो वाहिद सहाफ़ी भी कह सकते हैं, वो डिजिटल मीडिया के एंकर पर्सन हैं जिन्होंने दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ सामने रखा और इनके जो इंटरव्यूज़ थे वो बड़े जज्बात से भरे हुए होते थे। यानी ये दूसरी साइड की जब इंटरव्यू करते थे तो अक्सर औक़ात हमने इंटरव्यूज़ में देखा कि लड़ाई भी हुई, लेकिन इर्तिज़ा भट्ट जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। इनसे दुआ ज़ारा केस के हवाले से बात करेंगे कि दुआ ज़ारा केस में इन्होंने जो रिपोर्टिंग की, इन्होंने जो आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाए और दीगर हमारे दोस्तों ने पहुँचाए, उसके हवाले से भी बात करेंगे और कितनी मुश्किलात का सामना हुआ और ख़ास तौर पर जो दुआ ज़ारा की तरफ से इनको शुक्रिया का पैगाम मिला, इनसे बात की उन्होंने, तो इनका क्या कहना है ये भी बात करेंगे। बट सर सबसे पहले ये बताइएगा कि इस केस में आपको क्या लगता है कौन हक पे था? सर पहले सेकंड से मुझे यकीन था कि वालिदैन हक पे थे। देखिए जिनका लखते जिगर जाता है तकलीफ में वही लोग होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। मैं इसी ऑफिस में बैठा हुआ था, यहाँ पे जियो पे एक हेडलाइन चली कि एक कराची की जो बच्ची थी वो लाहौर में फला जगह वो निकाह उसने कर लिया, उसका निकाह नामा स्क्रीन पे चल रहा था। मैंने उसके निकाह नामा को स्क्रीनशॉट उतारा और बिलाहिर जब मैं तमाम जगह में पहुंचने के बावजूद मैं शेरा कोर्ट में पहुंचा जहाँ पे जहीर का पुराना घर था, तो वहाँ पे जाकर जब मैंने मालूमात इकट्ठी की तो लोगों ने बताया कि जहीर यहाँ पे वाकई रह के जा चुका है। लोगों ने उसके बारे में अच्छी और बुरी आदतें बताई। उन्होंने बताया वो सिगरेट नोशी भी करता है, शीशा, जो भी उन्होंने मुझे बताया, मैंने अपने पास से कुछ नहीं कहा, वो ऑन रिकॉर्ड भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो इसमें एंकर्स यूट्यूबर्स पढ़ते रहे, मैं उनके साथ टच होता रहा, उनका मेरी एक बाउंडिंग हो गई थी इस केस के साथ। तो यहाँ पे अहमद शेर जट साहब थे, बुशरा शकील साहिबा थी, आप थे, फयाज रामे साहब थे जो लाहौर में थे, तो एडी मलिक था, फैसल सूरी था, उसके अलावा जुनैरा माहिम थी, मियाँ असफ साहब थे, जाफरी साहब थे। ये वो लोग थे जो हमारे मुखालिफिन में थे। तो मैं यहाँ पे जाता, इनका भी मौक़िफ़ लेता कि इनके जहन में क्या चीज़ चल रही है। तो ये लोग हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, बच्ची अपनी मर्जी से आई है, बच्ची अपनी मर्जी से आई है। और ये हमेशा निकाह की तरफ मुझे लेके आते कि यार भट्ट साहब उन्होंने निकाह किया है, आप क्यों निकाह के खिलाफ चाह रहे हैं। तो मैं फिर उनका आर्गुमेंट करता, यार निकाह मैं मानूंगा अगर बच्ची की उम्र बालिग होगी। आपने बच्ची की उम्र, माइनर उम्र को आपने उसको ओवर एज लिखाया, उसका निकाह किया। अच्छा भट्ट साहब, ये तो अदालत तय करेगी कि बच्ची माइनर है या नहीं, इंशाल्लाह जल्द फैसला भी हो जाएगा। कल आपने एक इंटरव्यू किया एक यूट्यूबर का और उसमें बड़ी तल्ख कलामी हुई और बात जो है वो हाथापाई तक पहुंच गई और बड़े ही सख्त जुमलों का, बल्कि मैं गालियां कहूँगा, गालियों का तबादला हुआ। क्या था उस शाकिर साहब, मैं वहाँ पे गया, देखिए मेरा वहाँ पे उस यूट्यूबर एडी मलिक नाम है उनका, मुझे कोई नहीं था कि मैं उनसे इंटरव्यू करूँ। वहाँ पे मैं गया जाफरी का इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि जाफरी साहब थे उसके बड़े अहम रुकन थे मुखालिफ ग्रुप के। तो मैंने जब मुझसे मौक़िफ़ लिया तो उनके ऑफिस में एडी मलिक भी बैठा हुआ था। तो मैंने एडी मलिक को देखे, मैं जो बंदा, कहते हैं एक पंजाबी की कहावत है, जितिया जवारी, जो जीता जवारी होता है वो 5 मंजियों में पूरा नहीं आता। उसको खुशी इतनी होती है ना, बाजू यहाँ फैले होते हैं, और हारा हुआ जवारी 1 मंजी पे 5 जवारी पूरे आ जाते हैं। मेरी जीत थी जनाब, मैं जश्न था, 9 महीने मैंने मेहनत की थी। मैं जनाब आपको तो मैं रंगबाज तो पूरे दिन ना कहूँ। मैंने इनको छेड़छाड़ की जाके, मैं इनके सामने मैं कहा ईडी साहब मुबारक हो, फिर माशाल्लाह बच्ची अपने घर पहुंच गई है। अब एडी साहब आपको पता है वो भी पूरे
है, उन्होंने मुझे कहा बट ये हमारी प्लानिंग है, ये वो है, ये बच्ची को हमने अपनी मर्जी से कहा ये बयान दो। मैंने कहा मैं जो फिर पर चढ़ गई, मैं कहा होने तक तुझे बाज नहीं आ रहे, अल्लाह का तो शुक्र अदा करो। फिर मैंने कहा तुम मुझसे ना इंटरव्यू करो बैठ के यहाँ पे, जो तुम्हारे आर्गूमेंट्स है ना तो तुम अपनी मेरी ऑडियंस को सुनाओ। फिर जब मैं बात की तो उसने यही बात मुझे बेखुदा बातें भी उससे बीच में की कि तुम पेश कर दो उसको, तुम ये कर दो, वो तो है ही ऐसी, वो तो ये है जो अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, अपने माँ बाप को छोड़ कर जो अपनी जहीर के पास आ सकती है, तो क्या पता वो दोबारा माँ बाप को छोड़ दे। ये सब बातें हुई। तो फिर आपको पता कि मेरी एक आदत है, ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन हो, जब कोई बदतमीजी करता फिर मैं नहीं देखता कि बंदा कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैंने जो काम किया ईमानदारी से किया और डर उनको लगता है जिन्होंने पैसे खाए होते हैं। मैंने इस केस में हाशा लिल्लाह 1 रुपया नहीं खाया। मुझे कई लोग मुझे मैसेज करते थे कि आपको कोई चीज़ चाहिए, हम आपको चीज़ भेजते हैं। आज मेरी ये कोई बहन है, दुबई में रहती हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमने आपका केस देखा, माशाल्लाह आप जीत गए हैं, बताएं दुबई से मैं आपके लिए क्या चीज़ भेजूं। मैंने उन्हें कहा बहनों की दुआएं लगती हैं, बस आप दुआएं भेजें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे यहाँ पे हर चीज़ खुद अता फरमा देगा। जिस बंदे ने हलाल खाया हो वो किसी से नहीं डरता, वो बेशक वक्त का हुक्मरान क्यों ना खड़ा उसके सामने। मैंने फिर हाथापाई हो गई, यकीन माने मैंने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप के ऊपर। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो फिजिकली कैसे थे, मैं फिजिकली कैसा था, तो मैंने बहरहाल अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया। लेकिन जब बात जज्बात से बढ़ गई तो मैंने भी ज़ुबान का इस्तेमाल किया, तो ये मामला यहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये मामला अभी रफा दफा हुआ है कि ये आग अभी तक जल रही है दोनों तरफ? सर मैं दिल में कोई बात नहीं रखता, मैं मौके पे लड़ता हूँ, फिर जब वो नहीं रहता या मैं नहीं रहता, अब उस टाइम वो मुझे मार मोड़ देता या मैं उसको मार मोड़ देता तो वक्त की बात थी। अब मेरे दिल में कोई नहीं है। मुझे खुशी इस चीज़ की हमारी बेटी घर में आ गई, वो एक खुशी हजार गम पे बाड़ी है। ख़वातीन की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी खातून मिलती है उसे बहन कह के पुकारते हैं, तो मुझे ये बताइएगा ज़ुनैरा महम के साथ आपका क्या इख्तिलाफ है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ है? मैं आपको एज इट इज़ बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगा, और आप पहले हमारे एंकर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा इस मामले के ऊपर कि क्यों मुझसे लोग पूछते हैं जी आप ज़ुनैरा साहिबा का इंटरव्यू क्यों नहीं करते, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताऊंगा कि मेरा पहला इंटरव्यू जो था जब ज़ुनैरा साहिबा के साथ हुआ तो मुझे इन्होंने पूछा कि आप मुझसे क्या सवाल पूछेंगे। अब मेरी तो वो आदत है ही नहीं कि मैं किसी एक बंदे को उठाई जाऊं और दूसरे को उठाऊं। मैंने उनको कहा मैडम मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो ऑथेंटिक है। मुझे इन्होंने वहां पे जाकर कहते मुझे आप पहले सवाल लिख के दें। अच्छा, मैंने इनको वहां पे 6-7 सवाल लिख के दिए। अब आपको पता कि मैं शक्ल से शरीफ लगता हूँ नहीं, मैंने इनको 4 सवाल इनकी मर्जी के लिख के दिए और 3 सवाल मैंने अपनी मर्जी के अपने दिल में रखे। फिर जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो मैंने कहा, फिर मैंने पूछा मैडम आप छोड़ दें वो लड़की बाग किया ये है वो है, आपके दिल में जरा भी ख्याल नहीं आया, आपने एक पल के लिए माँ बाप का नाम नहीं वहां पे लिया। तो फिर थोड़ी वो खामोश हो गई। मुझे फिर बाद में फिर जब मैंने दूसरा इंटरव्यू इनका किया तो तब थोड़ी और तलक सवाल थे। फिर जब मैंने इनको 2 इंटरव्यू कर लिए ना तो मुझे इन्होंने ना कहा कि तुमने सवाल सही नहीं पूछे मुझसे। मैं कहा मैडम देखें, मैं अभी उनको मैडम कहता हूँ, उनको देखें वो अच्छी हैं बुरी हैं जो भी हैं, मैंने अपनी औरत की हमेशा रिस्पेक्ट जिंदगी में सीखी है कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। फिर मैं एक बार जब बाहर गया तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि ज़ुनैरा अपने आप को कहती है मैं बहुत सच्ची सहाफ़ी हूँ, और इधर बुशरा शकील साहिबा कहती है मैं बड़ी अच्छी और सच्ची सहाफ़ी। क्यों ना दोनों का कंपैरिजन करवाया जाए, मार्केट में जाकर रेट लगवाया जाए, किसका रेट ज़्यादा लगता है किसका कम लगता है रेट लगता है। बुशरा साहिबा रेट दूसरे तरीके से है कि मैं अहमियत के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो मैंने जब लोगों से पूछा, और आपको पता जिस वक्त मैंने इनका वो पूछा ना लोगों से जाकर, उस टाइम ये केस ज़बान ज़दे आम था, पीक पे था वो, ये मार्च अप्रैल मई की बात है ये। तो मैंने जब लोगों से पूछा ना कि मैडम ज़ुनैरा साहिबा के बारे में कुछ बोलें, तो यकीन माने लोगों ने गालियां निकाली। अभी मैंने गालियां इसमें लगाई नहीं थी, उन्होंने ऐसा मुझे कहा क्या है, मैंने कहा भाई माफी दो ज़ुनैरा के मेरे तो बंदे ना छाड़। कोई ऐसा लफ्ज़ ऐसा नहीं बोला कि जो ऑनर आप कह सकते हैं। और कई लोगों ने कहा, उन्होंने कहा वो तो अल्लाह माफ करे, वो खुद जो है लड़कियों औरतों का कारोबार करती है। उन्होंने कहा इसने लड़की का कारोबार करना था, ये औरतों को प्रमोट नहीं कर सकते। कई लोगों ने ये कहा इवन के मुझे कि जो औरत खुद 5 मर्दों में बगैर दुपट्टे के बैठती है, बगैर हर अपना माल सामान जो भी इसका है वो दिखाती है, तो वो क्या किसी औरत को प्रोटेक्ट करेगी। कईयों ने, आपको पता लाहौरी कहाँ बात आते हैं, कईयों ने उसको लच्छो बांदरी बोला, कईयों ने इसको एक पड़ वाली चिड़िया बोली। आपको पता लाहौरी जुगते लगाने में तो वैसे ही बड़े माहिर हैं। तो मैंने वो ऑन एयर कर दिया। तो मुझसे ये इस वक्त पूछती ना कि आपने बात चीज गलत की है या जो भी है, तो मैंने इनको कहा मैडम आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ चलें, ठीक है, आप टोपी वाला बुर्का पहन लें जो कभी जिंदगी में आपको नसीब तो होना नहीं है वैसे, तो आप ऐसे ही पहन के 10 मिनट के लिए मेरे साथ चले, मैं आपके सामने लोगों से पूछूंगा कि ज़ुनैरा के बारे में एक जुमला बोलें।
ठीक है, तो वो इस तरफ भी नहीं आए। फिर यहाँ से मेरे से क्लैश हुआ और उन्हें पता था इर्तिजा जो है वो अपनी बातों में मुझसे कोई ना कोई ऐसा सवाल उगलवा लेगा जो मेरी हलक का कांटा बन जाएगा, तो इसलिए उन्होंने अपने तमाम पैनल को ये बात कह दी थी कि इर्तिजा को मेरे पास ना लेके आना। मैं आज ऑफ एयर भी कह दूं, आपके प्रोग्राम में कह दूं कि एक दफा मैं इनके घर में गया, मैंने कहा मैंने मुझे इंटरव्यू दें, 1 घंटा इनके घर के बाहर बैठा था, मुझे क्या था, मैंने उनको ये भी कहा आप अपना कैमरा भी साथ लगाएं। ये इन्होंने यासर शामी पर इल्जाम लगाया कि यासर शामी ने जो है मेरा इंटरव्यू री एडिट किया, सवाल कोई होता जवाब कुछ और लगाया, तो मैंने उनको कहा आप अपना कैमरा साथ लगा लें, अगर मैं कोई सवाल इसमें काटता हूँ तो आप अपना प्रोग्राम चला लीजिएगा, लेकिन वो इस तरफ भी नहीं आए। लेकिन बिलाखिर वहां पे जाफरी साहब थे जिनसे मैं टच में रहा, मियां आसफ साहब थे जिनसे मैं टच में रहा, और मैं वहां पे मियां आसफ साहब की बात आपने कर दी तो ये सवाल मेरे जहन में भी था कि मियां आसफ साहब के साथ भी आपके जो प्रोग्राम थे वो बड़े हाई ग्राउंड पर जाके आप प्रोग्राम करते थे, बड़ी तल्ख कलामी होनी और बड़ी हॉट सीट पे जैसे बैठे होते थे, तो आखिरी प्रोग्राम भी आपका बड़ा उनके साथ जो है वो तल्ख कलामी हुई, तो वो क्या? शाकिर साहब देखिए, तलख कलामी होती है, उस तलख हमेशा उसी बंदे को आती है जिसको दर्द हो रही हो, जिसको दर्द नहीं ना होती वो तलख बोल ही नहीं सकता, वो तो आपको मीठा मीठा बन के अच्छा आप ठीक है। मैं उनसे एक चीज कहता था, मियाँ साहब आपने एक दफा भी वालिदैन का नहीं सोचा, आपने एक दफा जहीर को निकाह दूं वापस चले जाओ, और वो हमेशा आ जाके कहते थे आप निकाह को गलत कह रहे हैं, आप चाहते कि निकाह ना हो। मैं कहता था मियाँ साहब आप हर जगह पे झूठे साबित हुए हैं, निकाह उम्र छोटी थी, ये चीज छोटी थी, वो मेरी बात मानते नहीं थे, लेकिन वो मेरे उस्ताद थे, उस्ताद हैं, मैं बिहाइंड द कैमरा देखे उनके साथ प्रोग्राम भी करता हूँ जाकर, लेकिन ये हमारा ये वो मौजूद था जिसपे वो किसी और जगह पे थे और मैं किसी और जगह पे, तो हमारी लड़ाई हो गई। और आखिरकार देखें मेरा बड़ापन देखें आप शाकिर रमान साहब, कि मैंने उनको अपने आखिरी प्रोग्राम में जिस रोज लड़की का फैसला आना था, जुम्मे की रोज, मैंने जुम्मे रात को आखिरी प्रोग्राम किया और मैंने उनको ये भी कहा ठीक है जी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, अगर लड़की कल अदालत में ये कह देती है कि मैं जहीर के साथ हूँ तो मैं उनके वालिदैन का किस्सा क्लोज करूंगा, मैं फिर लड़की के साथ खड़े होकर मैं भी उसको जहीर के साथ मिलवाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरा मामला था लड़की के साथ, और अगर 9 महीने बाद लड़की ये कह दी कि मैं जहीर के साथ हूं, उसका मतलब क्या है कि लड़की खुश है, हम लोग बीच में गुनाहगार बन रहे हैं। बिल्कुल जी, लड़की खुश है तो लड़की ने खुश अपने वालिदैन का दिया जो है और आपका जो है वो व्हाट्सएप से किया है। सर मेरे लिए बड़ा मेरा बायसे फख्र है जनाब मेरे लिए कि मुझे मेहदी साहब का मैसेज आया जनाब, अल्लाह पाक उनको खुश आबाद रखे जनाब। देखिए उनकी खुशी हमारी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है, उनका लखते जिगर 9 महीने बाद आया। मुझे मेहदी साहब ने कहा कि भट्ट साहब हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और दुआ ज़हरा ने खसूसी आपका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने आपका कहा है कि उन्हें कंग्रेट्स कहें मेरी तरफ से, क्योंकि आपने जिस तरह निडर होके बहादुरी से आप लड़ते थे, झगड़ते थे, बदतमीजी करते थे, वो आप पे हैवी होते थे, आपने रिपोर्टिंग की, वो हमारे लिए काबिल दीद है कि जिस तरह आप काम करते थे वो वाकई हमारे लिए काबिल दीद इस चीज़ की है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले उनको इन्होंने एक्नॉलेज किया मेरे काम को, हालांकि यहाँ पे मैंने एक्नॉलेज के लिए कोई काम नहीं किया, और ये 9 महीने में पहला मैसेज है जो मेहदी साहब की तरफ से मुझे मिला, और वो भी उन्होंने शायद देखा मेरा काम को, उन्हें एहसास हुआ कि यार जो बंदा भी है लाहौर से कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है तो वो वेल एंड गुड है। और मैं आपको बता दूँ शाकिर साहब, बेशक जिब्रान साहब ने बहुत आला किरदार अदा किया है, नो डाउट, उनके बगैर, अहमद शेर जट साहब के बगैर और आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों के बगैर जो कैमरे में नजर नहीं आते थे लेकिन अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग के जरिए आप लोगों को रहनुमाई देते थे, बड़ा किरदार है। लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार यूट्यूबर्स का भी है, क्योंकि हमने इस केस को मीडिया पे उठाई रखा, और ये आप चीज़ जानते हैं कि आप हमारे उस्तादों की जगह शाकिर साहब, अगर कोई चीज़ मीडिया से दूर हो जाती है तो लोग उसे भूल जाते हैं। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं जैसा भी था, अच्छा था या बुरा था, मैंने बेशक जाफरी साहब से 2-4 बातें सुनी है, मियाँ साहब से सुनी है, दुनिया की गालियाँ सुनी है, लेकिन मैंने अपना सिर डाई रखा है। वो पंजाबी की कहावत है ना कि मैंने सिर डाई रखा है ताकि एट द एंड तब कल वो हम जीते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है सर। जी बिल्कुल, इर्तिजा भट्ट साहब ने बताया कि किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रही, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये निडर एंकर हैं और जो बात करते हैं, जो इंटरव्यू करते हैं, बड़ा खुल कर करते हैं। बाज़ औक़ात हम बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं, जैसे हमारी सहाफ़त की ज़बान में फ़ाउल कहा जाता है, लेकिन ये फ़ाउल को भी बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो फिर उसको रीवैप करते हैं। और इनकी एक ख़ूबसूरती ये है कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं और इनके साथ काम करके हमें भी बहुत मज़ा आता है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। कैसा इंटरव्यू है?